इतिहास में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन केवल अपनी कहानी नहीं होती बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन जाती है। नेल्सन मंडेला उन्हीं महान व्यक्तित्वों में से एक थे। उन्होंने अपना न्याय, जीवन, समानता और आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। वर्षों तक जेल में रहने के बाद भी उन्होंने नफरत नहीं बल्कि प्रेम, क्षमा और मेल मिलाप का रास्ता चुना। यही कारण है कि आज उनका नाम पूरी दुनिया में सम्मान के साथ लिया जाता है। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप प्रांत के छोटे से गांव मेओजेव में हुआ था। उनका जन्म नाम रोहिल हाल्वा मंडेला था, जिसका स्थानीय भाषा में कुछ अर्थ ऐसा माना जाता है जैसे शरारती या जो व्यवस्था को चुनौती दे। वे मदीबा कबीले से संबंध रखते थे, इसलिए बाद में लोग उन्हें प्रेम से और सम्मान से मदीबा भी कहने लगे। उनका पिता थेम्बो समुदाय के शाही परिवार के सलाहकार थे। जब मंडेला केवल 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण थेम्बो समुदाय के कार्यवाहक राजा जोगी तांबा डेलिनडियाबो के संरक्षण में हुआ। यहीं से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। बचपन में मंडेला अपने बुजुर्गों से अपने पूर्वजों की बहादुरी और स्वतंत्रता के संघर्ष की कहानियां सुना करते थे। उन कहानियों ने उनके मन में यह सपना जगा दिया कि वे एक दिन अपने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। यही सपना आगे चलकर उनके पूरे जीवन का उद्देश्य बन गया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कुनू के एक स्कूल में प्राप्त की। यही उनकी शिक्षिका ने उन्हें नेल्सन नाम दिया। उस समय दक्षिण अफ्रीका के कई स्कूलों में अफ्रीकी बच्चों को अंग्रेजी या ईसाई नाम देने की परंपरा थी। इसके बाद उन्होंने क्लार्कबरी बोर्डिंग इंस्टीट्यूट और हेल्ड टाउन में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए वे फोर्ट हेयर विश्वविद्यालय पहुंचे। यह उस समय अफ्रीकी छात्रों के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक था, लेकिन यहाँ एक छात्र आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। यह घटना उनके जीवन की पहली बड़ी चुनौती थी। जब वे अपने संरक्षक के पास लौटे तो उनसे कहा गया कि या तो वे पढ़ाई पूरी करें या फिर पारंपरिक विवाह स्वीकार करें। मंडेला ने अपने जीवन का रास्ता स्वयं चुनने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने चचेरे भाई के साथ जोहान्सबर्ग जाने का साहसिक फैसला लिया। यही निर्णय उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हुआ। जोहान्सबर्ग में शुरुआती दिन आसान नहीं थे। उन्होंने एक सोने की खदान में सुरक्षा कर्मचारी के रूप में काम किया। बाद में उनकी मुलाकात वाल्टर सिसलू से हुई, जिन्होंने उन्हें कानून की दुनिया और सामाजिक संघर्षों से परिचित कराया। उन्होंने एक वकालत फर्म में काम करते हुए कानून की पढ़ाई जारी रखी और साथ ही दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय से अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की। इसी दौरान उन्होंने विटवाटसरलैंड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई भी शुरू की। यहाँ वे विभिन्न नस्लों और विचारधाराओं के छात्रों के संपर्क में आए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि रंग भेद की नीति किस तरह लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही थी। यह अनुभव उनके राजनीतिक विचारों को और मजबूत करता गया। 1944 में उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और उसके युवा संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था कि अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण और संगठित संघर्ष ही समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। उसी वर्ष उन्होंने एवरिन मेस से विवाह किया। दोनों के 4 बच्चे हुए, लेकिन बाद में उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा। दोनों अलग हो गए। निजी जीवन की कठिनाइयों के बावजूद मंडेला का ध्यान लगातार अपने देश के लोगों के अधिकारों की लड़ाई पर केंद्रित रहा। 1949 में ANC ने अधिक सक्रिय जन आंदोलन की नीति अपनाई, जिसमें मंडेला की भूमिका महत्वपूर्ण रही। वे तेजी से संगठन के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। 1952 में उन्होंने अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध चलाए गए डिफेंस कैंपेन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का उद्देश्य हिंसा नहीं बल्कि अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध करना था। इसी वर्ष उन्होंने अपने मित्र ओलिवर टेम्बो के साथ दक्षिण अफ्रीका की पहली अश्वेत स्वामित्व वाली वकालत फर्म की स्थापना की। यहाँ वे उन लोगों की कानूनी सहायता करते थे जिन्हें केवल उनकी त्वचा के रंग के कारण भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ता था। सरकार उनकी बढ़ती लोकप्रियता से
चिंतित हो गई। उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने से रोका गया, लेकिन इन प्रतिबंधों ने उनके हौसले को कम नहीं किया। 1955 में स्वतंत्रता घोषणा पत्र फ्रीडम चार्टर तैयार किया गया, जिसमें एक ऐसे दक्षिण अफ्रीका का सपना रखा गया जहां सभी नागरिक समान अधिकारों के साथ रह सके। मंडेला इस विचार के प्रबल समर्थक थे। 1956 में उन्हें और अनेक साथियों को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। यह मुकदमा कई वर्षों तक चला। अंततः 1961 में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन तब तक दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो चुकी थी। 1960 के सर्पविल नरसंहार ने देश को पूरी तरह से झकझोर दिया। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में दर्जनों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सरकार ने एएनसी पर प्रतिबंध लगा दिया। मंडेला को लगा कि केवल शांतिपूर्ण विरोध से बदलाव लाना अब और कठिन हो गया है। इसी दौर में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक नए चरण के संघर्ष की योजना बनाई। यहीं से नेल्सन मंडेला के जीवन का कठिन अध्याय शुरू होता है। गुप्त जीवन, गिरफ्तारी और वह लंबा कारावास जिसने उन्हें तोड़ने के बजाय और भी महान बना दिया। 1961 के बाद नेल्सन मंडेला का जीवन पूरी तरह बदल गया। सरकार उन्हें देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मानने लगी थी, जबकि लाखों लोग उन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला नेता समझते थे। वे गुप्त रूप से देश भर में घूमकर लोगों को संगठित कर रहे थे और अन्यायपूर्ण शासन का विरोध कर रहे थे। 1962 में मंडेला गुप्त रूप से दक्षिण अफ्रीका से बाहर गए। उन्होंने कई अफ्रीकी देशों और इंग्लैंड की यात्रा की, जहां उन्होंने रंग भेद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाया। कुछ स्थानों पर उन्हें सैन्य प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। जब वे वापस अपने देश लौटे तो कुछ ही समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर बिना अनुमति देश छोड़ने और हड़ताल के लिए लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। अदालत ने उन्हें 5 वर्ष की जेल की सजा सुनाई, लेकिन यह उनकी कठिनाइयों का अंत नहीं था। 1963 में पुलिस ने रिवोनिया नामक स्थान पर छापा मारा और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए। इसके बाद मंडेला और उनके साथियों पर तोड़फोड़ और सरकार के खिलाफ साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगाए। रिवोनिया मुकदमे के दौरान मंडेला ने अदालत में जो भाषण दिया वह इतिहास के सबसे प्रेरणादायक भाषणों में गिना जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने श्वेत और अश्वेत दोनों प्रकार के वर्चस्व का विरोध किया है। उनका सपना एक जैसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज का था, जहां सभी लोग समान अवसरों के साथ मिलकर रह सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो वे इस आदर्श के लिए अपनी जीवन भी बलिदान करने को तैयार हैं। 1964 में अदालत ने उन्हें और उनके साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्हें कुख्यात रॉबिन द्वीप जेल में भेज दिया गया। जेल का जीवन अत्यंत कठिन था। उन्हें पत्थर तोड़ने का काम करना पड़ता था, सीमित भोजन मिलता था और परिवार से मिलने की भी बहुत कम अनुमति थी। कई वर्षों तक उन्हें अपने बच्चों और प्रियजनों से दूर रहना पड़ा। कैद के दौरान उनके जीवन में गहरे व्यक्तिगत दुख भी आए। उनकी मां का निधन हो गया और कुछ समय बाद उनके बड़े बेटे की भी मृत्यु हो गई। उन्हें दोनों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। यह किसी भी पिता और पुत्र के लिए असहनीय पीड़ा थी, लेकिन मंडेला ने हार नहीं मानी। जेल की दीवारें उनके शरीर को कैद कर सकती थी, लेकिन उनके विचारों और संकल्प को नहीं। उन्होंने जेल में भी पढ़ाई जारी रखी, कानून की शिक्षा पूरी की और अपने साथी कैदियों का मनोबल बढ़ाते रहे। धीरे धीरे वे केवल एक कैदी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में न्याय और मानवाधिकार के प्रतीक बन गए। समय बीतने के साथ दुनिया भर में फ्री नेल्सन मंडेला अभियान तेज होने लगा। अनेक देशों, संगठनों और नेताओं ने उनकी रिहाई की मांग की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता गया। सरकार ने कई बार शर्तों के साथ उन्हें रिहा करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन मंडेला ने हर बार उसे ठुकरा दिया। उनका कहना था कि जब तक उनके देश के सभी लोगों को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। यह निर्णय उनके सिद्धांतों और साहस का सबसे बड़ा प्रमाण था। 11 फरवरी 1990 को लगभग 27 वर्ष जेल में बिताने के बाद नेल्सन मंडेला आज़ाद हुए। उनकी रिहाई का दृश्य पूरी दुनिया ने देखा। लाखों लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इतने लंबे अन्याय के बाद भी उनके मन में बदले की भावना नहीं थी। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने और एक नए दक्षिण अफ्रीका के निर्माण में सहयोग करने की अपील की।
उन्होंने कहा कि देश का भविष्य नफरत से नहीं बल्कि मेल मिलाप और लोकतंत्र से बनेगा। 1991 में वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद उन्होंने सरकार के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1993 में उन्हें और तत्कालीन राष्ट्रपति FWD क्लर्क को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि शांति और लोकतंत्र की जीत का प्रतीक था। 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सभी नागरिकों को समान मताधिकार मिला। उसी वर्ष नेल्सन मंडेला देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से नवनिर्वाचित अश्वेत राष्ट्रपति बने। ये केवल उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी बल्कि सदियों से चले आ रहे भेदभाव पर मानवता की विजय थी। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने बदले की राजनीति नहीं की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक न्याय पर विशेष ध्यान दिया। उनका विश्वास था कि यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो वे दुनिया बदल सकते हैं। 1999 में उन्हें स्वेच्छा से राष्ट्रपति पद छोड़ दिया। सत्ता से दूर होने के बाद भी वे सामाजिक सेवा और बच्चों की शिक्षा, मानवाधिकार और शांति के लिए लगातार काम करते रहे। उन्होंने कई संस्थाओं की स्थापना की जो आज भी दुनिया भर के लोगों की मदद कर रही हैं। 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग स्थित अपने घर में नेल्सन मंडेला का निधन हो गया। उनके जाने के बाद पूरी दुनिया ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। वे आज भी साहस, क्षमता, समानता और मानवता के सबसे बड़ी प्रतीकों में गिने जाते हैं। नेल्सन मंडेला का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हमारे इरादे सच्चे हों तो इतिहास बदला जा सकता है। उन्होंने साबित किया कि महानता शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य, त्याग, क्षमा और न्याय के प्रति अटूट विश्वास से प्राप्त होती है। आज भी जब दुनिया में कहीं भी अन्याय, भेदभाव या असमानता की बात होती है तो नेल्सन मंडेला का नाम उम्मीद की किरण बनकर सामने आता है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों को हमेशा यह संदेश देता रहेगा कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जीता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए।